आज के हम YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में हम BA द्वितीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत अमेरिकी संविधान के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है अमेरिका में व्यवस्थापिका, अर्थात अमेरिकी व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस की क्या शक्ति है, क्या स्थिति है और उसकी संरचना क्या है, क्या उसका संगठन है आदि के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। अमेरिकी व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है, बाइकैमरल है और अमेरिका द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश भी है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को इसलिए भी स्वीकार किया गया क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली थी और संघात्मक शासन प्रणाली में इकाइयों को जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है वो अमेरिकी कांग्रेस के उच्च सदन में प्रदान किया गया है। तो अमेरिका के संविधान निर्माताओं दो पक्ष में बटे हुए थे कि अमेरिकी कांग्रेस एक सदनात्मक होनी चाहिए या द्विसदनात्मक होनी चाहिए, तो वहां अंततः द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को स्वीकार किया गया। तो अमेरिकी कांग्रेस के दो सदन कौन कौन से हैं? उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन के तौर पर हमें क्या देखने को मिल रही है? सीनेट। और निम्न सदन को हम क्या कह रहे हैं? प्रतिनिधि सभा। अब यहाँ देखिए, प्रतिनिधि सभा जो वहां का निम्न सदन है इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और 50 अमेरिकी राज्यों से प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्य, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं 50 राज्यों से। अब इन 50 राज्यों से कितनी कितनी सीटें हैं तो हम देखें जनसंख्या के आधार पर इन राज्यों को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। जो ज्यादा बड़े राज्य हैं जिनकी जनसंख्या ज्यादा है उनको प्रतिनिधि सभा में ज्यादा सीटें प्राप्त है। इसके विपरीत जो उच्च सदन जो है, जो कि राज्यों का सदन है बेसिकली, इस राज्यों के सदन में कुल सदस्य संख्या 100 है। और 100 कैसे है? देखिए, अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य को समान रूप से कितनी सीटें दी गई हैं? 2 सीटें दी गई हैं, चाहे वो राज्य जनसंख्या में कितना ही बड़ा है और कितना ही छोटा है। तो इस प्रकार कुल 100 सीटें हैं कितने? अमेरिकी सीनेट में। तो अमेरिकी सीनेट में ये 100 सदस्य जो हैं वो अमेरिका की राज्यों की जनसंख्या द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहाँ भी अमेरिकी सीनेट में भी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष तौर पर। और प्रतिनिधि सभा में भी सदस्यों का निर्वाचन किस रूप में होता है? प्रत्यक्ष तौर पर। ऐसा उदाहरण हमें बहुत कम देखने को मिलता है कि जहां संसद के व्यवस्थापिका के दोनों सदनों का सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया जाए, पर अमेरिका में इस व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। और अमेरिकी सीनेट की एक अपने आप में विशिष्ट स्थिति है जिसके बारे में आगे भी बात करेंगे। अब हम बात करें अमेरिकी कांग्रेस के संगठन क्या है, संगठन के बारे में बात कर चुके थे, अब इसकी शक्तियां क्या हैं। तो देखिए, किसी भी देश की व्यवस्थापिका का सबसे प्राइमरी काम जो होता है, सबसे प्राथमिक दायित्व जो होता है वो है कानूनों का निर्माण करना। तो अमेरिकी कांग्रेस भी सबसे पहले जो काम करती है वो क्या? कानून निर्माण का काम करती है। अब अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी कांग्रेस को संदेश दिए जाते हैं, उन में अपनी आवश्यकताएं बताई जाती हैं और उन आवश्यकताओं संदेश के आधार पर व्यवस्थापिका अर्थात वहां की कांग्रेस जो है वह कानूनों का निर्माण करती है। विधेयक पारित करके दोनों सदन राष्ट्रपति को अनुमति को भेजते हैं और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात वो विधेयक क्या बन जाते हैं? कानून बन जाते हैं। इसके अलावा चुनाव संबंधी भी काम करती है अमेरिका में कांग्रेस। चुनाव संबंधी किस प्रकार? अगर अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान मतदान की अगर किसी एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को निरपेक्ष बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता, तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम 3 उम्मीदवार हैं जिनको सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए हैं, उन प्रथम 3 उम्मीदवारों में से पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित करने का जो काम है वो वहां की प्रतिनिधि सभा करती है। और अगर हम देखें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी अगर किसी को बहुमत नहीं मिल पाए, समान मत मिल पाए, अनिर्णय की स्थिति पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की सीनेट उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का काम करती है। तो प्रथम 2 जो उम्मीदवार होते हैं उन प्रथम 2 उम्मीदवारों में से अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है। तो ये चुनाव संबंधी कार्य करती है। इसके अलावा कार्यपालिका संबंधी कार्य भी है अमेरिकी कांग्रेस के पास। और विशेषकर हम देखें अमेरिका में कार्यपालिका शक्तियां संविधान कहता है राष्ट्रपति में निहित है, परंतु अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी इस कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में किसके सहयोग पर आश्रित है? सीनेट के सहयोग पर आश्रित है। कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति कई प्रकार की नियुक्तियां करता है। विदेशों से संधि समझौते किए जाते हैं तो वो संधि समझौते या अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां तभी मान्य हो पाती हैं
जब तक कि उन्हें कौन अपनी सहमति प्रदान नहीं कर दे, अमेरिका में सीनेट अपनी सहमति प्रदान। तो इस रूप में अमेरिकी सीनेट की स्थिति अपने आप में विशिष्ट है कि वह राष्ट्रपति द्वारा जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, उन कार्यपालिका शक्तियों के उपभोग में एक भूमिका किसको भी प्रदान की गई है, सीनेट को भी प्रदान की गई है। इसके अलावा प्रशासन का निर्देशन एवं नियंत्रण करना, कि अमेरिकी जो कांग्रेस है वह अमेरिकी कांग्रेस अप्रत्यक्ष तरीके से प्रशासन में अपनी प्रभावशील भूमिका बनाए रखती है और वह प्रभावशील भूमिका निर्देश के माध्यम से या हम देखें कि विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से, इसके अलावा वह जांच करने का काम भी करती है कि प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं उन विभिन्न विभागों की कांग्रेस की समितियों द्वारा जांच की जाती है और यह भी देखा जाता है कि बजट के अनुरूप पैसा खर्च किया गया है, कोई वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार वहाँ दिखाई दे रहा है तो उसे प्रकाश में लाने का काम भी कौन कर रही है, अमेरिकी कांग्रेस कर रही है। तो इस प्रकार प्रशासन के ऊपर नियंत्रण और इन्वेस्टिगेशन करने का काम एक प्रमुख काम है जो कि अमेरिका में कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। नवीन राज्यों का अमेरिकी संघ में प्रवेश। अमेरिका एक संघात्मक प्रणाली वाला देश है। अमेरिकी संघ का निर्माण 13 राज्यों से मिलकर हुआ, परंतु आज अमेरिकी संघ में 13 के स्थान पर 50 राज्य देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई नया राज्य अब आज वर्तमान में भी अमेरिकी संघ में प्रवेश चाहता है तो उसे प्रवेश की जो अनुमति दी जाएगी, उसके लिए जो आवश्यक कानून का निर्माण जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ अमेरिका की कांग्रेस बड़ा महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य भी करती है। देखिए, बजट निर्माण का काम तो राष्ट्रपति करता है। अमेरिका में बजट ब्यूरो जो है, उस बजट ब्यूरो का निदेशक जो है वह राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के निर्देशन में बजट का निर्माण करता है और किसे भेजता है, कांग्रेस को भेजता है। अब उस कांग्रेस उस बजट के प्रस्तावों पर जो काट छाट करने का काम, कम ज्यादा करने का काम, पारित करने का काम वो कौन करती है, कांग्रेस करती है। तो जब तक बजट पारित नहीं होता तब तक अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने प्रशासन को चलाने के लिए आवश्यक खर्च करने की अनुमति नहीं मिल पाती। तो यहाँ इस रूप में महत्वपूर्ण भूमिका जो कि प्रशासन के ऊपर नियंत्रण या उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है, इसके अलावा न्यायिक कार्य भी करती है। अगर अमेरिका में किसी पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा अमेरिकी संविधान का उल्लंघन किया जाए या कदाचार किया जाए तो ऐसी स्थिति में अमेरिका की कांग्रेस न्यायिक भूमिका में भी हमें देखने को मिलती है कि वह महाभियोग के माध्यम से, चाहे वह राष्ट्रपति है या अन्य कोई पदाधिकारी है, उसको महाभियोग के माध्यम से वह अपने पद से हटा सकती है। तो यहाँ हमें देखने में आ रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस के पास काफी व्यापक कार्य क्षेत्र है। व्यवस्थापिका के साथ साथ उसे कार्यपालिका में भी एक भूमिका प्रदान की गई है और इस कारण अमेरिकी कांग्रेस की अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशिष्ट भूमिका दुनिया की संसदों में देखने को मिलती है। और कई बार ये कहा जाता है कि अमेरिकी सीनेट जो है वो दुनिया के बाकी दूसरे जो उच्च सदन हैं उन सभी उच्च सदनों में सबसे विशिष्ट स्थिति में है। तो कई बार तो ये कथन भी कहा जाता है कि अमेरिकी सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन भी है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटेन की संसद की अगर हम तुलना करें, ब्रिटिश संसद और अमेरिकी कांग्रेस, ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड अमेरिकन कांग्रेस के बीच अगर हम कंपैरिजन करें तो हम देखें कि ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो और ब्रिटेन में संसद को संप्रभु कहा जाता है कि वह किसी भी विधेयक का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से और कोई भी काम कर सकती है। परंतु सैद्धांतिक तौर पर तो ये बातें ठीक हैं, व्यवहारिक तौर पर हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ब्रिटिश संविधान के बारे में कहा भी जाता है कि जैसा सैद्धांतिक तौर पर दिखाई देता है वैसा व्यवहार में नहीं होता, और जो व्यवहार में दिखाई देता है वो सिद्धांत में देखने को नहीं मिलता। तो सैद्धांतिक तौर पर ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, परंतु व्यवहारिक तौर पर स्थिति यह है कि ब्रिटेन में संसद के ऊपर कैबिनेट का नियंत्रण है। जिसके पास बहुमत है उसका नियंत्रण है। दलीय अनुशासन होने के कारण, कैबिनेट का नियंत्रण होने के कारण हम देखें कि संसद को कैबिनेट के अनुसार अपना कार्य करना होता है। और हम देखें कि ब्रिटेन संसद में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध है, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करता है। परंतु अमेरिकी कांग्रेस की यहाँ स्थिति हमें विशिष्ट इसलिए दिखाई देती है कि अमेरिकी कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस को समय से पहले राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। और अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों की सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष तौर पर करती है, तो उनके पास भी जनमत की शक्ति होती है। तो ये विशिष्टताएं हमें अमेरिकी कांग्रेस में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अमेरिका में सीनेट जो है वह राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी एवं विदेशों से संधि समझौते संबंधी कार्यों को
अपनी सहमति प्रदान करने पर ही वो लागू हो पाते हैं। तो इस रूप में भी सीनेट की अपने आप में एक विशिष्ट स्थिति है। इसके अलावा अमेरिका में राष्ट्रपति के ऊपर चाहे वो निर्देशन के माध्यम से या जांच समितियों के माध्यम से या बजट के माध्यम से और सबसे महत्वपूर्ण महाभियोग के माध्यम से अमेरिकी कांग्रेस निरंतर नियंत्रण रखती है। और तो हम ही कहते हैं कि साहब सैद्धांतिक तौर पर अमेरिका में राष्ट्रपति संप्रभु है, तो ऐसा नहीं है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण अमेरिकी संविधान में कार्यपालिका के तीनों अंगों की अपनी विशिष्ट स्थिति है। कार्यपालिका अपने क्षेत्र में, व्यवस्थापिका अपने क्षेत्र में प्रभावशील भूमिका रखती है। तो ब्रिटेन की संसद की तुलना में अमेरिकी संसद कमजोर नहीं है, अपितु अमेरिकी संसद की भी स्थिति अपने आप में प्रभावशाली है। और विशेषकर सीनेट के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सीनेट के संदर्भ में अमेरिकी कांग्रेस जो है पर्याप्त शक्तिशाली है। ऐसी शक्ति ब्रिटिश संसद के पास भी नहीं है। धन्यवाद।